नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी, क्या यूपी बीजेपी में सब ठीक है? यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 2 महीनों से रणनीति बना रही बीजेपी ने आखिरकार योगी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए तमाम नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में अब की बार 300 के पार के दायरे के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। दरअसल मोदी से लेकर संघ तक ने यूपी में तमाम नेताओं के साथ बातचीत की थी। मन टटोला, यूपी के विकल्प कर भी खूब कसरत हुई, लेकिन आखिरकार फिलहाल ये तय है कि बीजेपी अगला चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी। करीब 4.5 साल के कार्यकाल में पहली बार सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। तमाम नेता मौजूद रहे। योगी और केशव मौर्य के बीच कड़वाहट रही, लेकिन बीजेपी अभी ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य भी अब कह रहे हैं कि आगे भी वही हमारे सीएम रहेंगे, विवाद की जरूरत नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपना घर मजबूत करने में लगी है, वहीं सहयोगी अभी से बार्गेनिंग में जुट गए हैं, सौदेबाजी में जुट गए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मांग की है कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, नहीं तो वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी इस बार जीत नहीं पाएगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। बहरहाल असल सवाल यह है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? पूरा विश्लेषण आज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब की बारी किसकी कितनी तैयारी? यूपी में क्या है बीजेपी का विजय प्लान? योगी मौर्य मुलाकात से मिट गई दूरियां, गले मिले मिट गए गिले शिकवे। चुनाव है पास, योगी पर है पूरा विश्वास। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर फिर से कब्जे के लिए बीजेपी ने सारे कील कांटे निकालने शुरू कर दिए हैं। गिले शिकवे भुलाकर गले लगाने की कोशिशें जारी है, ताकि चुनावी महाभारत में जाने से पहले मन में कोई मैल न रहे। पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद को आंक रही है। विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को तौल रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक हलचल मची है। बीजेपी को विजय दिलाने के लिए संघ भी लगातार संगठन और सरकार के नुमाइंदों से बात कर रहा है। पार्टी, सरकार और नेताओं की कमजोरियों, कामयाबियों पर मंथन कर विधानसभा चुनाव से पहले सब कुछ ठीक करने में जुटा है। संघ के नेताओं ने यूपी के नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। ज्यादा फोकस सीएम योगी के विकल्प तलाशने पर रहा, लेकिन योगी अड़े रहे, डटे रहे। तमाम दांवपेच के बाद योगी हिले नहीं। सीएम योगी की अगुवाई में ही बीजेपी आगे बढ़ेगी। चुनाव में 300 के पार का नारा देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर मंथन। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठकों का दौर चलता रहा और आखिर में ये ऐलान करना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद का चेहरा होंगे। योगी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए और यहां से हरी झंडी मिलने के बाद रणनीति में जुट गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य योगी के नाम पर हमेशा केंद्र के पाले में गेंद फेंकते रहे। फिर केशव प्रसाद से मिलने अचानक योगी 4.5 साल बाद उनके घर पहुंचे, तो लगा कि अब गिले शिकवे दूर हो गए। 4.5 साल में पहली बार ये दुर्लभ सियासी तस्वीर देखने को मिली। बीजेपी के लिए इससे बड़ी राहत की बात और क्या होगी? दरअसल लंबे वक्त से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच मनमुटाव जग जाहिर है। एक हफ्ते पहले ही आगरा में एक कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को सीएम आवास पर हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में दोनों के बीच के अनबन खुलकर सामने आई। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद केशव मौर्य सीएम के दावेदार थे, लेकिन डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट होना पड़ा। दरअसल बीजेपी के लिए फिलहाल योगी और केशव दोनों ही जरूरी है। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा और जितेंद्र प्रसाद पर भी सबकी नजरें रहीं। इनके सहारे भी बीजेपी बड़ा ख्वाब देख रही है। बीजेपी अपना घर मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं उसके सहयोगी अभी से ही बार्गेनिंग में जुट गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग की। निषाद का दावा है कि मांग मानी तो बीजेपी को बड़ा फायदा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात में संजय निषाद ने केंद्र और राज्य सरकार में एक मंत्री पद की मांग की थी। निषाद ने यह भी साफ कर दिया कि मांगे नहीं मानी गई तो वो अलग भी हो सकती। बीजेपी की रणनीति के बीच अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी, क्योंकि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी। जाहिर है बीजेपी बिना किसी बदलाव के सीएम योगी की अगुवाई में ही चुनावी समर में उतरेगी।
लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं को पार्टी ने साथ लिया? क्या वे असंतुष्ट नेता अब संतुष्ट हो गए? योगी को लेकर पार्टी सवर्णों की नाराजगी कैसे दूर करेगी? बीजेपी सहयोगियों से कैसे निपटेगी? सवाल ये भी है कि बीजेपी एकजुटता की जो गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है, हकीकत वही है या पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? फिलहाल इन सवालों का जवाब अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन योगी और केशव प्रसाद का मिलना बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी की यूपी की इस तस्वीर को आज समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जो दिखाया जा रहा है उसमें कितना सच है, जो मेल मुलाकात का दौर चल रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है, और यूपी को लेकर कितनी तैयारी भी दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय में पहले आपका करा दूं। मेरे साथ अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी भाई, सबसे पहले आप ही के पास, सीएम और डिप्टी सीएम की मुलाकात, इसके बाद क्या कहें? ऑल इज वेल? पहले भी ऑल इज वेल और आगे भी, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, हमेशा जो है कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो ये तो कयास लगाए गए, सारे कयास निर्मूल साबित हुए, तो वो तो देखिए राजनीति में सब चीजें चलती है, कौन किससे मिला, कहाँ गया, क्या किसने क्या बोला, तो ये राजनीति में चलता रहता है। और माननीय डिप्टी सीएम साहब के बेटे की शादी थी, उसमें सारे लोग आए संजोग से एक साथ, सब लोग उनके घर खाने पे गए, तो खाने पे जाना, बच्चे को बधू को आशीर्वाद देने का, माननीय मुख्यमंत्री जी और संघ के लोग जो भी लोग आए थे हमारे यहाँ, सब लोग गए साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारी पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है और बेहतर तरीके से हम लोगों ने अपना टारगेट, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट बनाया है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो बेहतर काम सीएम को डिप्टी सीएम के यहाँ जाने में 4.5 साल लग गए, वो दूरी बहुत ज्यादा भी नहीं है दोनों घरों की। अश्विनी जी, आपको तो पता भी होगा, उस दूरी को पाटने में 4.5 साल का समय आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा है? घनश्याम जी, देखिए, इसको हम दूरी पाटने में ज्यादा, क्योंकि डिप्टी सीएम और सीएम साहब का घर आसपास है, हमेशा लोग रोज लगभग जो है एक आध बार कहीं मीटिंग में कहीं न कहीं मुलाकात होती ही है, और गढ़ती विजिट जब भी मीटिंग होती है, सीएम साहब की यहाँ मीटिंग होती है, तो हमेशा माननीय उप मुख्यमंत्री जी वहाँ दिखाई देते हैं। तो कुछ इसमें जाने में और आने में, देखिए, किसी चीज के अगर हम लोग मायने निकालेंगे तो बहुत तरह के निकलेंगे। बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल मायने निकालेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के कार्यक्रम में कहा कि सीएम का चेहरा तो दिल्ली से तय होगा, और मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जब डिप्टी सीएम और सीएम के बीच टकराव की स्थिति हमने देखी है। अश्विनी जी, आप उस पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं? घनश्याम जी, कहीं पर्दा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बार बार आपके भी उस पर कहता हूँ, और हमारे यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हमारे यहाँ क्या, अभी हमारे आसाम में चुनाव हुआ तो चेहरा कहाँ से तय हुआ? दिल्ली से तय हुआ ना। तो उत्तर प्रदेश में भी हम ऊपर के लोग, हमारे सीनियर लीडरान बैठे हुए हैं, उनके संकेत होंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, सब लोग वहां से जो सलाह करेंगे, जो चीज। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरह अश्विनी शाही भी कह रहे हैं मुझको कि दिल्ली से ही सीएम का चेहरा तय होगा, यूपी के नेतृत्व में हम योगी को नहीं देखते। तय हो चुका, कहाँ तय होगा की बात है, पहले भी तय था, अभी भी तय है। दिल्ली ने तो हमको फ्री हैंड छोड़ा था, और अभी भी सारे लोग मान चुके हैं उसको, अब तो कोई उस पर बवाल ही नहीं रह गया। ये तो बवाल विपक्ष के लोगों के द्वारा और आप लोगों के सूत्र जो होते हैं ना, सूत्रों के द्वारा किया हुआ था, नहीं तो ऐसा कुछ कोई घटना ही नहीं हुई। जी घनश्याम जी, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर आशुतोष शर्मा भी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से। तो डॉक्टर आशुतोष, क्या बीजेपी की इस आपदा में कोई अवसर आप ढूंढ पा रहे हैं? कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी कंडीशन समझ में आती है जब बीजेपी कमजोर हो जाए तो फिर विकल्प के तौर पे आप खुद को स्थापित कर दें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की आपदा और अवसर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। जहां तक अश्विनी भाई कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था और आपके सूत्रों थे, तो अगर भारतीय राजनीति को अगर ढंग से जानते हैं कि सूत्रों के अनुसार से बहुत खबरें बहुत ज्यादा आती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तो था, तभी इतना धुआं उठ रहा था। अब वो क्या है और क्या नहीं है, ये इनका आंतरिक मामला है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं उसका पक्ष रखूंगा, और मैं आज फिर बताऊंगा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने एक राष्ट्रीय चैनल पे फिर जाके उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी,
किसी भी बड़े राजनीतिक दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अच्छा। और हम लोग छोटे दलों के साथ जो हमारी विचारधारा के साथ रहेंगे उनको साथ में लेके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो बड़े हम दलों कोई से आपदा ये में बेरुखी अवसर क्यों सर, ये भी समझा दीजिए। क्या बड़े दल आपको घास नहीं डाल रहे हैं या नहीं, आप उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल आप जैसा मतलब उसको घनश्याम जी, आप जिसको जैसा देखना चाहें वो नहीं देख सर, आप सकते हैं। समझाइए सर, आप मेरे लेकिन सम्मानित मेहमान हैं, आपको बुलाया मैंने नहीं समझने नहीं, के लिए। मैं बिल्कुल साफ कर दूं, क्योंकि ये आज बहुत साफ शब्दों में माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया है कि हाँ, हम लोग ने दो दलों से पूर्ववर्ती में हम लोग ने गठबंधन किया, लेकिन हमारा बहुत अच्छा उससे अनुभव नहीं रहा। और ये वरिष्ठ जनों के, पुराने समाजवादियों के सभी का एक साथ बैठक में ये तय हुआ कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे चलेंगे, तो हम लोग ज्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे और हमारे ज्यादा स्वीकार्यता अकेले रहने पे ही रही है। ये जो अपने दम पे है, इसमें हम शिवपाल यादव को भी जोड़ के देख लें? नहीं, बिल्कुल देखना है, क्योंकि हम बार बार बोल चुके हैं, माननीय शिवपाल जी की एक अपना दल है, छोटा दल है, लेकिन अगर वो हमारी विचारधारा के साथ सही बैठते हैं तो हम लोग उनके साथ भी रहेंगे। और जहां तक पहले भी घोषित कर चुके हैं कि हम जसवंत नगर में कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, और वो हम उस पर कायम है। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि देखिए बहुत कुछ बीजेपी में चल रहा था, ये धुआं यूं ही नहीं था। मुझे लगता है ऑडियो कनेक्शन चला गया है घनश्याम जी। अच्छा, मैं ऑडियबल हूं आपके लिए, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है डॉक्टर आशुतोष, मैं रिकनेक्ट करता हूं सर, आप मेरे साथ रहिए। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे भी हैं। डॉक्टर उमाशंकर, असल में देखिए समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम किसी के साथ अब लड़ना नहीं चाहते, और बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी खुद को समझती है, मानती है, तमगा वो हासिल कर चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस की स्थिति यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, बोलिए प्लीज। हमिंग है बहुत ज्यादा। मैं ठीक कराता हूं सर, अगर मेरा सवाल आप सुन चुके हो तो उसका उत्तर दीजिए सर। नहीं, सवाल मैं हूं मैं आपका जी। और कांग्रेस पार्टी पिछले 2 सालों से लगातार सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है। अगर हम शुरू करें सोनभद्र के उम्भा से लेके, उन्नाव से लेके, शाहजहांपुर से लेके हाथरस तक, लखनऊ और महंगाई तक, कोरोना काल में ऑक्सीजन से लेके दवाइयों उपलब्धता तक, सब कुछ कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। और मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों पर अगर विपक्ष के रूप में कोई खड़ा दिखाई दिया है, अगर सरकार के तानाशाही और आत्ममुग्धता वाले रवैये के खिलाफ कोई तन के खड़ा रहा, तो कांग्रेस पार्टी और उसके लाखों लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के पिछले 2 सालों में हर मुद्दे पर दिखाई दिए हैं। और शायद वही नतीजा रहा कि जो पीछे 2 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ। तो लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ उसमें 3 विधानसभा सीटों पर हमने समाजवादी पार्टी को परास्त किया, 2 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे। और अभी जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें 270 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव जीतकर हमने, और उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता ने बता दिया है कि 2009 के इतिहास कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से दोहराने जा रही है। आज एक असफल सरकार चल रही, और ये सरकार केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी और जो 2 धड़े बने रहे, उनके बीच जो उत्तर प्रदेश की जनता सैंडविच बनकर लगातार प्रताड़ित होती रही, महंगाई की बात झेलती रही। अच्छा डॉक्टर उमाशंकर, तरीके से ठीक है डॉक्टर उमाशंकर, जब आप ये समझाते हैं, देखिए महंगाई से लेके फलाने तक हम डटे रहे, हम ए से लेके बी तक अपनी बात पहुंचाते रहे, सी से लेके डी के मुद्दों को हम लेके सरकार पे हमलावर होते रहे, लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा पीसी चाको से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जितिन प्रसाद, और अब सचिन पायलट का नाम भी उसमें शामिल आ रहा है। ऐसे कई दिग्गज हैं जो इन सारी कवायद के बाद भी आपको छोड़ के चले गए। सर अगर इतने ही दम आपके इन दावों में था तो, और उस आक्रोश में था जो आप सरकार के प्रति जाहिर कर रहे थे, तो फिर ये सारे लोग आपके पास टिक क्यों नहीं पाते? आप विश्वास क्यों नहीं जाहिर कर पा रहे हैं अपने नेतृत्व का इन सभी पे? देखिए, हमारे पार्टी का एक आइडियोलॉजी, पार्टी उस आइडियोलॉजी ना हटी है ना हटेगी। रही बात आने जाने वाले लोगों का, ये हर पार्टी का कहानी है। आपने वेस्ट बंगाल में देखा कि ममता बनर्जी के जो सबसे खास लोग रहे, एक एक करके लगभग जितने नेताओं
ममता बनर्जी ने अपने हाथ से गढ़ा, शुभेंदु सरकार से लेकर मुकुल राय तक के सारे नेता, सारे दिग्गज एक एक करके ममता बनर्जी का साथ होते गए, लेकिन नतीजा क्या आया? जनता ने तय कर रखा था और जनता लेकिन ने ममता बनर्जी ने जीत हासिल करके ये भी दिखा दिया ना उन तमाम लोगों को कि आपकी गलती थी टीएमसी को छोड़ना, जिसमें से कुछ लोगों ने घर वापसी भी कर ली। लेकिन आपके यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है, वन वे, कोई वापस आने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए कौन आया वापस आपके यहाँ पे? ये भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न सिन्हा जी किस पार्टी के? क्या वो आए? कीर्ति आजाद जी किस पार्टी के? सर मैं तो अभी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मुझे कांग्रेस की बात समझा दीजिए सर। आप जीतते भी तो नहीं है ना, बीजेपी जीतती भी है, बीजेपी कई जगह जीतती भी है, टीएमसी जीती है, आप विनिंग नहीं दिखाई देते सर, रिजल्ट आपका जीरो रहता है। आपका सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए प्लीज बोलिए। मैं आपका आंकड़ा दुरुस्त कर देता हूं। पीछे के जितने भी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आके आप देखिए, हम हर जगह भाजपा से आगे रहे। और उसके पीछे चले जाइए, गोवा का चुनाव ले लीजिए, मणिपुर का चुनाव ले लीजिए, सब में हमने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है। पंजाब का चुनाव ले लीजिए, हमने परास्त किया है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं जीतते हैं? हम चुनाव भी जीतते हैं, हम तन के भी खड़े हैं और हम ताकत से उत्तर प्रदेश में वापसी भी करेंगे। चलिए सर, ये जो मुस्ताहक सर आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छा है सर, आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छा है सर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो जाए, अतिरेक किसी का भी बहुत खराब हो जाता है, तो वो भी समझने की जरूरत है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए, मुझे ब्रेक पे भी जाना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर विवेक सिंह भी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर विवेक, असल में हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, और असल में केशव प्रसाद मौर्य और योगी की बात कर रहे हैं। सर, जो रिश्तों की गुलाबी तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कल, उसके बाद ये माना जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक संदेश देने का प्रयास भर था क्या ये मुलाकात? देखिए घनश्याम जी, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में आपस में मतभेद अगर है तो यह बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। और खास करके जब एक सबसे बड़ी स्टेट जहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, उस स्टेट में इतना बड़ा स्टेट जो कि न केवल विधानसभा के लिए बल्कि लोकसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर यह स्वाभाविक था। और जाहिर सी बात है, अभी जो लगातार आपने दिखाया भी, लगातार दिल्ली से उत्तर प्रदेश में लोग आते रहे। यहाँ योगी आदित्यनाथ स्वयं दिल्ली गए, वहां पे गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उनकी हुई, नड्डा जी से भी मुलाकात हुई। तो देखिए, सब कुछ ठीक नहीं था, क्या मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, सब कुछ ठीक नहीं था, प्रॉब्लम थी, और कहीं न कहीं मोदी बनाम योगी था। देखिए, एक बात घनश्याम भाई, आप भी बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आप भी सकते हैं कि कहीं न कहीं जो जिस तरीके से मोदी जी सेंटर तक पहुंचे हैं, उसी तरीके से योगी जी भी पहुंचना चाहते हैं, और उनके अपनी एक महत्वाकांक्षा है जो कि बुरी नहीं होनी चाहिए। आखिर 2024 के बाद या 2029 के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो एक उम्मीदवार के रूप में योगी जी है, और उनको संघ समर्थन भी प्राप्त है। रही बात जो केशव प्रसाद मौर्य के घर पे पहुंचने की बात है, तो आपको भी पता है, शादी इसके जो अभी जो महीना चल रहा है, उससे पहले के महीने की शादी है, मतलब महीनों हो गए हैं, और तब तक योगी नहीं गए, और उन दोनों के बीच में लगातार मतभेद बना रहा। और सबने कहा कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2022 में विधानसभा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो है केंद्रीय नेतृत्व में वह दिखाई देगा, अभी मुख्यमंत्री वगैरह नहीं दिखाई दिया है। कहीं न कहीं मतभेद तो नहीं था, लेकिन हाँ मतभेद था, और इस पर मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ गए, वहां पर दोनों डिप्टी सीएम हैं, दोनों मिले, और कहीं न कहीं कुछ रजामंदी की बात हुई है। लेकिन देखिए, अभी जब टिकट का बंटवारा होगा तो और खुल के चीजें सामने आएंगे, क्योंकि योगी। प्रोफेसर विवेक, मैं ब्रेक पे ले जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब, क्या ये मैं मान लूं कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ होगा वो योगी की सहमति के बिना संभव नहीं है? अगर कोई फेरबदल करना भी है तो उसमें योगी की हामी बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ का ये इशारा है क्या सर? देखिए जी,
योगी के बिना कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। बिना योगी की सहमति में एक पत्ता नहीं हिल सकता है। मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, बिना योगी की सहमति के वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे केंद्रीय नेतृत्व कितना भी जोर लगा ले, वहाँ पर मोदी योगी ही चलेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के एक सबसे बड़े ब्रांड के रूप में योगी जी है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में जहाँ पर। बिल्कुल, आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही है। यही मेरे साथ अश्विनी शाही हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी जी, अगर दोनों को मना लिया है और अब किसी तरह का मतभेद या मनभेद नहीं है, तो फिर वो बीच का रास्ता क्या होगा जिसपे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है? देखिए, मैं फिर से वही खारिज करूंगा, किसी को नहीं मनाया गया है। सब लोग हमारा एक परिवार है। अच्छा। हम लोग एक साथ हैं और कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। हम लोग माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं और एक अकेली पार्टी तो है। कैसे साथ लिया? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कैसे साथ लिया केशव प्रसाद मौर्य को, ये भी समझा दीजिए ना। नाराजगी नहीं थी, आपके कहने से ऐसा नहीं चलेगा। हमारे नेता हैं, केशव जी हमारे नेता हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें साधने की कोई बात नहीं। हमारे परिवार के सदस्य हैं वो। अरे साधना तो वहाँ पड़ता है जो जिस हिसाब से पंजाब में कांग्रेस का चल रहा है। अभी हम उमाशंकर भाई गिना रहे थे 6%, 7%। 4.5 साल में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में कितनी बार हमने टकराहट देखी है सर। अगर इस टकराहट को दूर नहीं किया गया तो हम इसे साधारण ना बोलें क्या? केशव प्रसाद कैसे मान गए, ये भी तो समझना होगा। ये आप बोल सकते हैं, आप सर्वाधिकार आपके पास सुरक्षित है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ना अश्विनी शाही भाई, 2017 में सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट हटा दी गई। केशव के पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा सीएम योगी खुद करने लगे। योगी आदित्यनाथ में जो मुकदमे दर्ज हुए वो सारे हटा लिए गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई तो फाइलें यहां से वहां घूमने लगी। और जब पीडब्ल्यूडी का काम खुद देखना सीएम ने शुरू किया तो फिर केशव ने एलडीए के भ्रष्टाचार को सबके सामने ला दिया। सर और भी गिनवाऊं या इससे काफी है सर? नहीं, तो उमाशंकर जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। माननीय डिप्टी सीएम साहब, कहीं आपके मीडिया के पास या किसी के दल के पास गए क्या कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है? हमारे घर का मामला है। सोमवार को जो आपकी बैठक हुई है ना सर, सोमवार को जो सीएम आवास पे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें ये बात सामने आई है। दोनों के बीच अनबन की बात सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि पार्टी और सरकार में उपेक्षा उनकी हो रही है। सर आपके अंदर की बातें है ना, ये बातें सामने आ जाती हैं। ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैं ऐसा बयान कोई हो तो अब इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करेंगे सर। मैं ऐसा कोई बयान नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? देखिए घनश्याम जी, अगर एक परिवार है, कुछ अनबन होती है तो उसमें चलिए फाइनली आप कुछ अनबन पे तो आए। अभी तक तो आप बिल्कुल नाट रहे थे, आप कम से कम कुछ अनबन पे तो आए सर। मेरी मेहनत थोड़ी सही सफल तो हुई भी तो हम सुलझा लेंगे। तो हमने कहीं बाहर किसी दूसरे फोरम पर रखा नहीं है। ये हमारे परिवार का मैटर है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैटर है। तो हमारा कुछ ऐसा नहीं कि किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। और आज हम सब एक सुर में बात कर रहे हैं, एक सुर में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो लिस्ट ही नहीं है। कांग्रेस ने तो सपा को कह दिया, उन्होंने कुछ कोरोना में कुछ किया ही नहीं है। सारा काम इन्होंने किया प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। अब इनके पास कौन सा चेहरा है? 89 के बाद आज तक कांग्रेस के पास कुछ वोट नहीं रहा। एक विधायक, 2 विधायक वाली पार्टी रही है ये इस समय। तो आप कमजोर खिलाड़ी पे वार करके सीना चौड़ा करने में कौन सी हिम्मत दिखा रहे हैं अश्विनी शाही? आपके हिसाब से तो कांग्रेस कमजोर है ना। आप तो राहुल गांधी को एग्जिस्ट नहीं करते। आप राहुल गांधी को एग्जिस्ट नहीं करते। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। तो सर कांग्रेस में ये वार कैसा? कर लेने दीजिए ना जैसा जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए ना। मैंने अभी हमारे उमाशंकर भाई ने कई प्रदेशों में सरकार गिना दी। बंगाल में साफ हो गए 44 से, तमिलनाडु में दूसरे बैसाखी पर है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है, राजस्थान में क्या स्थिति है इनको देखिए, अपना घर संभाले, पंजाब में क्या हो रहा है ये देखिए। तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका जाता है। हम दूसरे का घर नहीं झांक रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम 300 के पार जा रहे हैं। अपना रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, अपने बढ़िया कामों को लेकर, अच्छे कामों को लेकर, कोरोना के अच्छे कामों को लेकर। 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म है, अपराधी भाग चुके हैं। अश्विनी भाई, ये 300 अश्विनी जी, 300 के पार वाला वैसा ही नारा है क्या जो बंगाल में कहा था कि हम इतने के पार जाएंगे? कुछ वैसा ही है क्या? आज तक एक पार्टी गिना दीजिए जो 300 से ऊपर लेके आई हो कोई कभी किसी चुनाव में। एक पार्टी गिनाइए घनश्याम जी। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है और हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने जा रहे हैं। 300 से ऊपर फिर ले आएंगे।
वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, और हम खुद बंगाल में तोड़ेंगे अपना। जो बंगाल में दावा किया था वैसा यहाँ नहीं होगा बंगाल मतलब? में 30 से 170 पहुंच गए। दावा क्या, देखिए हर जगह अगर आप कहेंगे कि हम चुनाव हार जाएंगे, देखिए घनश्याम जी, इस पर, इस मुद्दे पर आपसे कई बात हो चुकी। अगर आप इसको हार मानते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ, आप मान लीजिए 3 से 70 पे पहुंच गए सर, हैं। आप तो कुछ हम मानते 200 ही का नहीं नारा हैं। देंगे ही देंगे। क्या कहेंगे कि हम नहीं 5 जीतने जा रहे हैं, हम 3 है भाई, बहुत जीत जाए, 5 जीत जाए तो बहुत अच्छा है। घनश्याम जी, ऐसा नहीं होता है। हमारे भी जो वहाँ पर कार्यकर्ता है, हमारे भी नेता है, उनको हमको टारगेट देना है, काम करना है। तो 3 से हम 77 की पार्टी अगर होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। चलिए। लेकिन 44 से 0 जो होता है उसके लिए भी कुछ तो सोचिएगा चलिए, घनश्याम ये जी। 300 की बात उत्साह भरने के लिए कार्यकर्ताओं में है यूपी में, मैं ये समझ रहा हूँ। फिर जीतने ठीक के है, लिए हमने जीत के दिखाया है। आप बताइए, कोई पार्टी अगर हो 300 जीती हो तो बताइए हमको, क्या बात करते हैं? हमने अश्विनी जी, करके आप दिखाया है तो हम कह रहे हैं ना। अश्विनी जी, कई बार आपको नहीं लगता कि ये जो दावे आप करते हैं, ये दावे करते करते आप गर्व से घमंड की स्थिति में चले जाते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी घमंड नहीं है हमारे अंदर। हमने करके दिखाया है, 2014 में करके दिखाया, 2019 में करके दिखाया, 17 में करके दिखाया, हमने करके दिखाया है। ठीक है, हमने डॉक्टर रिजल्ट उमाशंकर दिया कुछ है। कहना चाह रहे हैं? ठीक है सर, मैं समझ गया। डॉक्टर उमाशंकर प्लीज बोलिए। देखिए घनश्याम जी, ये लड़ाई एक लंच से खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है जो साहिब जी नहीं बता रहे। आप याद करिए, ट्विटर हैंडल से किसके फोटो हटाए गए थे? अमित शाह जी से लेके प्रधानमंत्री तक के फोटो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हटाए गए थे। केशव मौर्य तो उस फोटो में थे, उस ट्विटर हैंडल पर। यानी कि केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में एक मोहरा भर है। असली लड़ाई दिल्ली बनाम मोदी की है, मोदी बनाम योगी की है। बात करिएगा, मोदी बनाम योगी की लड़ाई है, क्योंकि मोदी जी के फोटो और जगह से हटा दिए गए। जितने भी सरकारी और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल चीजें थी, सब में मोदी जी को गायब कर दिया गया। यानी कि लड़ाई मोदी बनाम योगी का है, टारगेट 2024 का था। और केशव मौर्य जी उस कड़ी के एक श्रृंखला है जो मोदी शाह से चलते हुए केशव मौर्य तक आता है। आपने देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी खड़े हो गए। और ये अरविंद शर्मा की आज स्थिति क्या है? उनकी तो दुर्गति कर दी। वो किसके खास थे? वो माननीय प्रधानमंत्री के खास बन के उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। और उनको कोई कह रहा था डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर उमाशंकर, आपको नहीं लगता कि लड़ने के लिए भी तो लोग होने चाहिए? आपकी पार्टी में तो लोगों की कमी होती जा रही है। आपस में झगड़ने के लिए भी तो तादाद होनी चाहिए। ये तादाद होना भी तो बड़ी बात है। झगड़ेगा वही जहाँ लोग होंगे। अभी तो आप कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं लड़ने के लिए लोग चाहिए। 2 बातें हो गई। राहुल की युवा ब्रिगेड क्यों खाली होती जा रही है, मुझे ये भी बताते चलिएगा ना। राहुल जी से बड़ा आपके यहाँ तो कोई है नहीं। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू किस पार्टी से कांग्रेस में आए? क्या शत्रुघ्न सिन्हा में नाम गिनाए? आज यशवंत सिन्हा जी कहाँ पर है? आज शांता कुमार कहाँ है? मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है? लालकृष्ण आडवाणी जी कहाँ है? देखिए, मैंने आपको कहा, ये चीजें जनता के आशीर्वाद का कारण नहीं बनती है। मैंने ममता बनर्जी जी का उदाहरण दिया, जो जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरकर काम करता हुआ दिखाएगा, तो जनसेवा दिखाई देगा। कितने भी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, कितने लोग किधर से आते जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता जो मूड है, जनता आशीर्वाद देती है, उसकी सरकार देती है। आज उत्तर प्रदेश में जनता ने देखा है कि हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जेल जा रही है, कांग्रेस पार्टी पर FIR हो रहा है। हम हल्के में लेते हैं, हल्के में लेते प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 1 साल में 52 बार गिरफ्तार हो गए। हमारे जितने भी पार्टी हैं, इनकी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सबकी FIR है। सर, मैं तो ये चाहता हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा भी आप कुछ नाम बता पाए लोगों को, कि लोग समझ पाए कांग्रेस पार्टी का रूप कितना बड़ा है। ये अखिल भारतीय पार्टी है सर। राहुल और प्रियंका से भी बाहर निकलिए। आशुतोष शर्मा मेरे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर आशुतोष, असल में अखिलेश जी का एक बयान आया जिसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि देखिए, हम अकेले लड़ेंगे और हम
किसी का सहारा नहीं लेंगे और सबसे बड़ी बात कि हम बदलाव की तरफ बढ़ते हैं और बीजेपी कम से कम इस बदलाव के तौर पे जनता की नजर में फिट नहीं होती। मुझे ये बता दीजिए सर, अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो उस बदलाव के बाद समाजवादी पार्टी ही लोगों की पसंद क्यों बनेगी? यह आत्मविश्वास कहां से आता है? नहीं घनश्याम जी, पार्टी इसलिए बनेगी क्योंकि अगर आपने हमारी देखा हो जिस तरीके से हम लोगों ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश में काम किया है, आज जितनी बड़ी वैश्विक महामारी 2016-17 महामारी नहीं थी, हमने जो भी इस उत्तर प्रदेश में बनाई, चाहे वो बड़े बड़े हमने अस्पताल बनाए, चाहे बड़े बड़े एम्स की स्थापना करवाई हो, चाहे बड़े बड़े हमने एक्सप्रेस वे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है माननीय अखिलेश यादव का विजन था और वो बनाया गया। आज उत्तर प्रदेश के सहारे से इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और किसी न किसी तरीके इतनी घोर अव्यवस्था के कारण भी वही एक सहारा। आप बता दीजिए बेरोजगारी की क्या स्तर है? या 2017 के बाद अश्विनी भाई यहाँ बैठे हुए एक भी ऐसा विभाग बता दे जिसमें परमानेंट निकली हो और उसकी सेवा जो है हो गई हो, जो 18 के एक भी नहीं है। एक भी चीज बता दे तो क्राइम के बारे में। अभी तो मुझे बड़ा हंसी आई, मैंने देखा कि 2000 मार्च में योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे साल में बोला हमारे 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। 4 साल का वो गिना रहे थे और लोकसभा में वही स्टेट हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि 2014 के मुकाबले 2017 के आगे से 25% क्राइम रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। सीआरबी के डाटा। तो आप चाहे बेरोजगारी के बारे में बात कर लें, चाहे आप युवाओं की नौकरी के बारे में बात करें, चाहे आप क्राइम के बारे में बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है अखिलेश यादव, जो विजनरी नेता है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, धर्म की लड़ाई इसके बीच में ना बांट के लोगों को एक सार्थक उत्तर प्रदेश देना, ये सिर्फ अखिलेश यादव का काम है। इसी मुद्दों पर लेके हम लोग आगे बढ़े और हमें बेहतर। डॉक्टर आशुतोष, ये तो सारी बातें हैं ना जो आप पहले भी दोहराते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे लोगों ने आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, लोगों ने आपको खारिज कर दिया था। अब यही मुद्दे दोबारा रिवाइव क्यों हो जाएंगे? आप भी वही, आपके मुद्दे भी वही। घनश्याम जी होंगे। जब 2017 का चुनाव हो रहा था, आप सब भी यहाँ पे थे, हम भी थे। सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े बातें किए और लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, इनको एक बार ट्राई करके देख। यहाँ पे क्या देखा तो 30-40 साल फिर उत्तर प्रदेश में। और रही बात सबका विकास, बात की बात करते हैं और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सही है। मुझे याद है लोग जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य गए थे उस दिन उठा के फेंक दी गई थी। जिस दिन 5 कालिदास मार्ग में गए थे उस दिन इन लोगों ने एक पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री होने के नाते वहां पे जल और गंगा जल से 5 कालिदास मार्ग था। ये सबका साथ सबका विकास होता है। और जिस तरीके से दलित, पिछड़े, गरीब लोगों का जिस तरीके से प्रताड़ना की गई है पिछले 5 सालों पे, ये कहीं से छुपा नहीं है पहचान की। और किसी न किसी तरीके से एक वर्ग विशेष को टारगेट करके धार्मिक उन्माद बना के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शासन कर रही है। ये पूरा देश नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जनता बार बार बहक जाएगी। सच्चाई कभी सामने आए। ठीक है, मेरे साथ प्रोफेसर विवेक भी हैं। प्रोफेसर विवेक, असल में भारतीय जनता पार्टी जिस राहत भरी तस्वीर को पोर्ट्रे कर रही है, सर ये वाकई राहत है या इसके पीछे की आफत से आंखें मूंद रही है भारतीय जनता पार्टी? आप इसके कुछ दूरगामी परिणाम देख पा रहे हैं सर? देखिए, यह तो अभी शुरुआत है। आगे आप देखते जाइए जैसे जैसे टिकट बंटवारे की स्थिति आएगी, इसमें और प्रॉब्लम्स आने वाली है। देखिए, अभी अश्विनी जी बड़े अच्छा दे रहे हैं, क्या चाहते हैं जैसे सब लड़ा जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो मौर्य जी है कहा कि केंद्रीय अभी ऐसा 3 दिन में कांग्रेस ने क्या कर दिया जो आप कह रहे हैं कि योगी के अंदर में हम डालेंगे। देखिए ऐसा तो बहुत बात है जो यूपी का चुनाव 2022 का है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ट्रेंड रहा है। अगर आप देखिए तो लगभग 34% सीट पाने वाली पार्टी जीतती है। पिछली बार लगभग 40% सीट बीजेपी को मिली थी और 312 सीट लाई और उसके 2 साल के बाद जो लोकसभा इलेक्शन हो उसमें 62 सीटें आई।
तो कहीं ना कहीं बिना उत्तर प्रदेश को साधे आप केंद्र की राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश में जीतना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मोदी जी ने अपने सबसे पसंदीदा जो अफसर है AK शर्मा जी को लाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे अगर उत्तर प्रदेश में उपध्यक्ष है और उनको एक और बना दिया गया है तो क्या कर लेंगे? इससे ज्यादा दुखद स्थिति AK शर्मा के लिए हो नहीं सकती है। देखिए, योगी जी विधायकों की बदौलत नहीं आए, जो लोग तर्क दे रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं कि विधायक नाराज है, मंत्री नाराज है, अरे मौर्य जी के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया था 2017 का, उनको बनना चाहिए था, लेकिन योगी जी को लाया गया क्योंकि RSS की जी है, उनको योगी के बाद भी कोई अच्छा चेहरा चाहिए और इसके लिए लाया गया था। तो विधायकों की वजह से योगी जी नहीं आए हैं, ना इनके वजह से योगी जी जाएंगे, इन्हें के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात जो अभी सभा के प्रवक्ता बोल रहे थे, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, इन सब मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है भारत में, और खास करके उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर चुनाव जो कल आप देख रहे हैं सब न्यूज चैनल पे, धर्मांतरण, हिंदू मुस्लिम, जाति पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है और इसकी तो राजनीतिकों की सजा रही है। एक बात मैं और बोलूँ, यहाँ पर अभी क्या बोल रहे थे भाई साहब कांग्रेस के, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस को कहीं दिखी नहीं है यूपी में। मुझे देखिए, सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं है। आप पता नहीं किस दम पर और किस बल पे आप उछल रहे हैं। अरे आप लोग किसी पार्टी से समझौता करिए, किसी पार्टी के अंदर में आप जो है काम रहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है यूपी में। जी ठीक है, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जल्दी से रिएक्ट करिए, फिर मैं अश्विनी शाही के पास जा रहा हूं। आप कहीं नहीं दिखाई देते हमारे राजनीतिक विश्लेषक को उत्तर प्रदेश की सियासत में, किसी का दामन थामे बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए सर। देखिए, मैं विवेक जी की बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। देखिए, मैं विवेक जी की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनको अपनी एनालिसिस थोड़ा करने की जरूरत है। शुरुआत में उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा हुए, मैं देखिए वही श्याम जी राष्ट्र चुनाव हुए हैं। नंबर 1 विधानसभा 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, जिसमें से पार्टी लड़ी 2 जगह नंबर और 1 जगह पार्टी आपकी में समाजवादी पार्टी और RLD से भी हम ज्यादा उत्तर दी। उसके बाद पंचायत चुनाव 270 सदस्यों के चुनाव, तो अब विवेक जी करता है कि हम रहे हैं तो थोड़ा सर मुझे पर ये बताइए ना पॉलिटिकल एनालिसिस को आप दिखाई देते हैं, ना आपके यहाँ जो लोग हैं आपके ना उनको दिखाई देते हैं, ना राहुल की युवा ब्रिगेड को आप पे यकीन है। सर ये आप डिबेट में आके कितनी बार चिल्ला लें वो फर्क नहीं पड़ता। सर धरातल की स्थिति बताइए ना, मुझे ग्राउंड जीरो बताइए क्या कहता है सर। श्याम जी बात, और मैं आपको पूरे उदाहरण को तथ्य दे रहा हूँ। रिजल्ट भी तो मैटर करता है ना सर। आपके उदाहरण तब तक कामयाब नहीं होते जब तक वो परिणामों में तब्दील नहीं होते। आपका परिणाम 0 दिखाई देता है। सर आप फेल होने वाले उस स्टूडेंट की तरह साउंड करते हैं जो कहता है मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। श्याम जी क्या ये परिणाम में हम दूसरे, ये परिणाम ये कोई नहीं है, गेट दिस इज 2 जगहों पर हम कर रहे, जगहों पे नंबर परिणाम है। तो जिला पंचायत आपके जीते परिणाम है, ये कुछ तो आप क्यों कह रहे हैं? और देखिए 15 साल पार्टी से नीचे विधायक सिमटती रही है, उसके बाद वो पूर्ण ये जनता का चुनाव ले लीजिए, उसमें आप पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में नंबर जनता है जो है जिसको है घनश्याम वही वर्ण करता है, सत्ताधीश बनता भारतीय जनता लगातार नहीं 1994 में 2 घंटे हुई, बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार बाहर से उत्तर प्रदेश, लेकिन
दौरान 9 में 23 में बराबर। अब आप कहें कि नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, कांग्रेस दिखती ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात समझ गया सर, जितनी आवाज आपकी पहुंच पाई है उसके जरिए मैं समझ गया आपकी बात। अश्विनी शाही जी, असल में रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं, देखिए 40-50 से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है इस बार चुनाव में, इससे ज्यादा आप जीत भी नहीं पाएंगे। सर, क्या घर की इस फूट का सबको अंदाजा हो गया है, इस वजह से सब कुछ ऐसा कहने लगे हैं लोग, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं थी आपकी प्रदेश में। देखिए घनश्याम जी, राम गोपाल जी को मैं सम्मानीय सलाह देना चाहता हूँ कि अपने घर की फूट को देखें, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50% प्लस वोट की बात करती है, वहां नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उनके समय के चीजों पर जिसको हटाया गया है, जिसके 4.5 साल में कोई भी हमको भारतीय जनता पार्टी को सपा कहती है कि सांप्रदायिक पार्टी, एक भी सांप्रदायिक दंगा 4.5 साल में नहीं हुआ। और उनके समय में मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे प्रदेश में दंगे होते थे। कितने दंगे हुए? 150-200 से ऊपर दंगे हुए थे, ये किसी से छुपा नहीं है। लैपटॉप बांटने का भी विकास की बात। सर, मुझे दंगों की सियासत मत बताइए, मुझे बताइए कितने लोगों को रोजगार आपने दिया, महंगाई का ग्राफ कहां पहुंच गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने क्या किया, एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी स्थिति क्या है? सर, इन मुद्दों पे बात करिए सर। अरे सुनिए, तो जब सुनेंगे तब तो बात करेंगे, इन्हीं मुद्दों पे करिए सर। धर्मांतरण नहीं समझना है मुझे आपसे दंगे नहीं समझने, धर्मांतरण नहीं समझना है, मुझे विकास की बात करनी है। नहीं, आप सांप्रदायिक कोई कहेगा तो आप सुन लेंगे और कहेंगे हमारे पे दंगे नहीं हुए, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, मेरा सवाल भी नहीं है इस पे आपसे, मैं विकास की बात करता हूँ सर, सिर्फ विकास की बात करिए। देखिए, विकास की बात क्यों ना करें, हमको लोग क्यों, तो आप कहिए अपने इस प्लेटफॉर्म से, घनश्याम जी घोषित करिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग सांप्रदायिक पार्टी बोलना बंद कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरा ये, ठीक है उमाशंकर जी, एक बार सुन ले दीजिए, उमाशंकर जी एक बार बोलने दीजिए अश्विनी जी को, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, बोलिए अश्विनी जी, प्लीज बोलिए। 4.5 साल में 4 लाख से ऊपर रोजगार हमने दिए हैं। एमएसएमई में लगभग जो है 20-25 लाख से ऊपर के रोजगार हमने दिए हैं। आज देखिए, आज कल ही पोर्टल का उद्घाटन होना था, आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, कितने लोगों को जो है रोजगार मिला है, आज ही हुआ है, आप लोगों ने दिखाया है उसको। महंगाई की बात करिए, आज मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, सरसों के तेल सर, फीते काटने में और रोजगार मिलने में, उद्योग लगने में बहुत फर्क होता है सर, ये फर्क समझा दीजिए। फीते काटना एक अलग मकसद है सर, शिलान्यास करना एक अलग मुद्दा है। नहीं कहता है, एमएसएमई में कितने रोजगार मिले हैं ये सबको पता है। अब आप झुटला देंगे, आप विपक्षी पार्टी के लोग झुटला देंगे, उनके साथ आप भी कहेंगे फीता कटना। हम कह रहे रोजगार मिला है, और हमने 4 लाख रोजगार को सरकारी नौकरियां दी है, तो सपा ने कितनी दी? 2,70,000 दिया जो है। आप मुझे अश्विनी जी, फिर मैं टोकूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उखड़ने लगते हैं। अश्विनी जी मुझे ये बताइए, बार बार अब समाजवादी पार्टी का राग अलापते हैं, सर वो खराब थे, वो जनता के लायक नहीं थे, जनता ने उन्हें बाहर कर दिया, और पिछली बार आपने उन्हें खूब कोसा, पानी पी पी के कोसा, और आप सरकार में आ गए, अब फिर उन्हीं को कोस रहे हैं। सर कुछ नई चीज बताइए सर, ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए अश्विनी जी, समाजवादी पार्टी से ये तुलनात्मक अध्ययन छोड़ दीजिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। यहाँ पर अभी हमारे उमाशंकर भाई कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। अरे 5% की पार्टी, जहाँ पर मुस्लिम लीग से इन्होंने समझौता किया, वहाँ हम 11.5% की पार्टी है, हम कहाँ से छोटे हैं? ये मुकाबला कर रहे हैं, तो हम मुकाबला न करें। आप ऐसी बात करते हैं घनश्याम जी, जहाँ पर ये मुस्लिम लीग से समझौता करते 11.5% वोट पर है, और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश में इनका घर था, यहाँ पर ये 5% की पार्टी है। पता कितनी बड़ी पार्टी है उसको पता है। भ्रष्टाचार के नाम पर हटाया गया, दंगों के नाम पर हटाया गया, आज अपराध मुक्त प्रदेश योगी राज अपराध मुक्त है, अपराधी यहाँ से भाग गए हैं, आ नहीं रहे हैं, किस तरीके से अपराधियों को लाया जा रहा है। ठीक है आशुतोष जी, आप मेरे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष आप मेरे साथ हैं। ठीक है, आशुतोष जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमाशंकर प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूँ सर, 30 सेकंड में। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता सुख मिला था, उस समय इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उप मुख्यमंत्री बने थे बंगाल प्रांत में, वो सरकार इनकी मुस्लिम लीग
यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना खां की ठीक है, पार्टी के साथ ठीक है सर। गठबंधन करके बनाया आपका था। भी असल में आप सर इस सॉफ्टवेयर इतिहास अपडेट को- नहीं है सर, आप वही बार बार रह वही जाएंगे, राग लाते हैं। उनके- ठीक है सर, आखिरी कमेंट प्रोफेसर विवेक। प्रोफेसर विवेक, भारतीय आप जनता लोग तो पार्टी का 370 समाजवादी के पार्टी से समर्थक हैं, ये जो कंपैरिजन पाकिस्तान के कितना उचित है? समर्थक हुए। ठीक है 370 अश्विनी जी, हो गया। पार्टी से प्रोफेसर एक विवेक जल्दी से पार्टी रिस्पॉन्ड है। करिए सर, मुझे शो वाइंड अप करना है। अश्विनी जी, अश्विनी जी प्लीज प्लीज सर शोर नहीं, प्लीज सर शोर नहीं, एक बार नेटिकल को समझ लीजिए सुल्तान सर। अंसारी को सारे लोगों ने प्रोफेसर बना विवेक, लिया आप था। सुन पा रहे हैं? सुल्तान जी, हम सुल्तान लगातार अंसारी के अच्छी पीछे चीजों को सारी देखते हैं। उमाशंकर जी, एक मेरा मिनट। वगैरह भाजपा पीएचडी भी कॉमर्स में है और मैं भी इकोनॉमिक्स के में भी बैठता हूँ। देखिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, लगातार अर्थव्यवस्था में आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लगातार समस्याएं हैं। जी, लगातार जी। क्योंकि 6.5 लाख करोड़ रुपए जो 35 लाख करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, उसमें 6.5 लाख करोड़ जो है हम सब्सिडी वगैरह में देते हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जनरेशन बहुत कम हो गया है। गवर्नमेंट की सब्सिडी बढ़ गई है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। और आप देख रहे होंगे लगातार 100 के पार तेल हो रहा है, जो कि एक समय भाजपा बोलती थी कि 100 के नीचे तेल 50 के ऊपर है। और आज भी बेस प्राइस अगर देखिए तो आपको जो है 30-25 रुपए लगता है। आप सेंट्रल टैक्स लगा रहे हैं, आप वाइट लगा रहे हैं, आप इसको जो है 100 रुपए के पास करा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो 2014 के पहले बिल्कुल। 70 प्रोफेसर विवेक, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप कह रहे हैं, लेकिन समय की मजबूरी है थोड़ी सी मेरे पास, मुझे यही वाइंड अप करना होगा। तो कई ऐसे पहलू हैं जिसपे सरकार को जवाब देना होगा, और आपसी खींचतान जो चल रही है इसको तो कोप अप करना है, ओवरकम करना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप मेरे शो पे आए, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यूपी की सियासत आने वाले दिनों में और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या कुछ चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में, जानने के लिए सिर्फ आपको एपीएन देखना है। नमस्कार।